कि मानवता और भी सुकर हो जाए, मानवता के लिए और लोक मंगल का कार्य हो जाए मेरे प्रयास से। ये मूलतः शोध है, इसलिए शोध मूलतः लोक मंगल का कार्य है। ये पब्लिक स्फीयर का काम है, ये इंडिविजुअल काम नहीं है, ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है। जब भी आप शोध में प्रयुक्त होते हैं तो अपने मन और मस्तिष्क में पूरी तरह धारणा बिठा लीजिए कि मैं एक ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जो लोक मंगल का कार्य है, जो पुण्य का कार्य है और जो पब्लिक स्फीयर का कार्य है। मेरे मित्रों, यदि इस भावना के साथ आप शोध में प्रवृत्त होंगे तो वो शोध आपको रुचिकर लगेगा, उसमें आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी, और दूसरी बात कि आपको कुछ करने का संतोष मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, आज हम शोध तो करते हैं लेकिन शोध को करने का संतोष आपको बाद में भी नहीं मिल पाता। 10 साल बाद आप अपने शोध को देखते हैं तो आपको लगता है कि आज मैंने कुछ किया होता तो ऐसा कर दिया होता, अब उस समय तो गुरुजी ने कुछ ऐसा कर दिया तो हमने भी वैसा वैसा कर दिया। तो करने का संतोष जो है वो नहीं मिल पा रहा है, और ये बड़ी खराब बात है शोध के विषय में। इसलिए फिर से एक बार निवेदन कर दूं कि जब भी आप अपने शोध में प्रवृत्त होइए तो ये तय करके और ये विश्वास करके प्रवृत्त होइए कि मैं एक लोक मंगल के कार्य में जा रहा हूं। ये कोई स्वहिताय कार्य नहीं है, ये परहिताय कार्य है, और जो कुछ भी मैं करूंगा इससे व्यापक समुदाय का हित होगा और मेरे मन को संतोष होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया। इसलिए शोध का महत्व है। अब जरा सा बदलते हुए जो प्रतिमान हैं हिंदी जगत के, खास तौर पर से हिंदी के, उनको देखने की जरूरत है। कुछ तो मैं विधियों के परिवर्तन के बारे में बताऊंगा और कुछ जो विचारों का परिवर्तन हुआ है और जो उससे परिमाप बने हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं कि जो एक वैज्ञानिक इतिहास है उसका श्री गणेश आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ होता है। ये 1929 की बात है। नागरिक उच्चारणी सभा से हिंदी शब्द सागर का संपादन हो रहा था। जब हिंदी शब्द सागर का संपादन समाप्त हुआ, एक पूरी टीम थी श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में, तो उसकी भूमिका लिखने की बात है। जब भूमिका शुक्ल जी ने लिखना शुरू किया तो बाद में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध वगैरह ने देखा कि ये तो पूरा का पूरा इतिहास बन गया। तो उन्होंने कहा कि देखो इतिहास तो बन गया। खासतौर पर हरिऔध जी ने कहा शुक्ल जी से कि देखो इतिहास तो बन गया, इसको थियराइज करो, इसको एक सिद्धांत दो कि तुम्हारा इतिहास किस दृष्टि से देखा जाएगा। एक परिमाप बताओ कि परिमाप क्या हो, तुम्हारे इतिहास को हम कैसी दृष्टि से देखें। तो शुक्ल जी ने वो अपना बड़ा महत्वपूर्ण परिमाप, आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हाथ में लीजिए तो जो पब्लिशिंग की नोटिस के बाद का दूसरा पन्ना होता है उसी पर एक पन्ने पर 8-10 लाइन छपी हुई। वो पंक्तियां क्या हैं आप जानते होंगे, यहां तक आप आ गए हैं। वो पंक्तियां हैं कि किसी भी राष्ट्र का साहित्य उस देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है और मनुष्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो जब मनुष्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है तो उस साहित्य की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। इन दोनों को लक्ष्य करके जो सामंजस्य बिठा ले जाता है वही इतिहासकार है। एक परिमाप उन्होंने दे दिया और इस परिमाप की बड़ी वाहवाही हुई। इसी परिमाप के आधार पर तमाम जो अध्याय थे उनके
उसका उन्होंने विश्लेषण कर दिया। बड़ी बात थी कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमियों को उन्होंने हर अध्याय के पहले रखा, लेकिन बाद के लोगों ने उसमें गलतियां निकालनी शुरू कर दी। बहुत दिन बाद नहीं, 40-41 में शुक्ल जी नहीं रहे थे और 55-60 तक हज़ार प्रसाद द्विवेदी जी इधर उधर होने लगे थे। द्विवेदी जी आते हैं और बड़े नम्र स्वरों में, बड़े ही नम्र स्वर में हिंदी के एक बड़े आचार्य ने ये कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। भाषा कितनी नम्र, कितनी उदार, कितनी मुलायम थी आलोचना की। अपनी दृष्टि जो पाई उन्होंने, उसको जब भाषा में अभिव्यंजित किया तो इतना मुलायम किया। आज ये प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। उन्होंने कहा, जैसे बात चली मध्यकाल की, शुक्ल जी ने बता दिया कि जो भक्ति है, अब वो उत्तर भारत में भक्तों के सामने ही उनके मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, देशी राजाओं में दम नहीं रह गया था। तो हताश और निराश जनता क्या करे? ईश्वर की शरण में जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। इसलिए भक्ति आंदोलन आ गया। ये भक्ति नहीं, याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन की बात कर रहे थे वो, भक्ति की बात नहीं कर रहे थे, भक्ति आंदोलन की बात कर रहे थे। तो भक्ति आंदोलन इस तरह आया। आचार्य द्विवेदी आए, हज़ार प्रसाद द्विवेदी आए, तो उन्होंने कहा कि ना, ये परिमाप ठीक नहीं लगता, क्योंकि उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहां हुआ? दक्षिण भारत में। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो विसंगति है कि उत्तर भारत में मूर्ति और मंदिर तोड़े जाएं और भक्ति का आंदोलन शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य के रूप में दक्षिण भारत में। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। इसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्रित हो रहे थे। ये कोई सहसा नहीं हुआ था, एकाएक नहीं हुआ था। इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि थी। वो सामाजिक पृष्ठभूमि हो सकती है, राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। इस लंबे चौड़े पृष्ठभूमियों के बाद तब ये भक्ति आंदोलन आया। उन्होंने इनकार कर दिया इस बात को। अन्य भी छोटी छोटी बातें, जैसे नाम ही है आदिकाल का, उन्होंने वो वीरगाथा का उन्होंने नाम रखा था। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो ढेर सारी प्रवृत्तियां और छूट जाएंगी, केवल वीरगाथाएं थोड़ी हैं। तो जैसे जैसे शोध बढ़ते जाता है, आगे जैसे जैसे शोध बढ़ता जाता है, तो परिमाप में भी चेंज करना अनिवार्य हो जाता है। देखो बात ऐसी है ना कि जैसे एक माला है, आप गूंथना शुरू कीजिए। आप 3 माला, 3 ठो जो छोटी छोटी मनके हैं उनको डालिए, फिर चौथा मनका डालिए, तो पहले पर फर्क पड़ा ना, अब चौथा हो गया। एक और डाल दीजिए तो वो पहला वाला 5वां हो गया। तो चौथे वाले परिमाप से आप पूरे माला का विवेचन नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से अब आपको एक परिमाप बनाना पड़ेगा। बाद में द्विवेदी जी के बाद रामविलास शर्मा जी आते हैं, प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक थे और मार्क्सवाद और वामपंथियों का बोलबाला था उस समय। अब वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और सर्वहारा, अब वर्ग संघर्ष, तो क्लास स्ट्रगल है। अब इन चीजों का आरोपण होने लगा साहित्य में, तो फिर एक बार परिमाप बदल गया। फिर अस्तित्ववादी आए, प्रयोगवादी भी कुछ दिन के लिए आए, उन्होंने भी अपना परिमाप तय किया। ऐसे तमाम परिमाप बदलते चले गए। जैसे जैसे बढ़ता चला गया विकास साहित्य का, वैसे वैसे नए परिमापों की आवश्यकता पड़ी। अभी 3-4 दिन पहले एक विहाग वैभव नाम का युवा कवि है, उभरता हुआ कवि है, विहाग वैभव, और उसने आचार्य शुक्ल के समूचे इतिहास पर एक बड़ा आरोप चस्पा कर दिया।
आरोप चस्पा यह कर दिया कि शुक्ल जी का पूरा लेखन ब्राह्मणवादी लेखन और वो पढ़ने लायक नहीं है। अंत में निष्पत्ति भी दे दी। उस बंदे ने कहा कि इसको संग्रहालय को सुपुर्द कर देना चाहिए, ये विद्यार्थियों के हाथ में रहने वाली वस्तु नहीं। इतना बड़ा आरोप। हालांकि कोई विहार वैभव ने नया आरोप नहीं लगाया, और जो पहले के लोग थे उन पर ये आरोप लगते रहे। आचार्य द्विवेदी पर तो आप जानते हैं गजेंद्र गटकर आयोग बैठ गया था सुप्रीम कोर्ट का। गजेंद्र गटकर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एक सदस्यीय आयोग बनाया गया आचार्य प्रसाद द्विवेदी के खिलाफ जब वो रेक्टर पद पर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और उसने पाया कि द्विवेदी जी दोषी हैं। ये और मजेदार बात है, उसने पाया कि द्विवेदी जी ब्राह्मणवाद के दोषी हैं, और द्विवेदी जी बेचारे घूम घूम के सबसे कहते रहे कि हमारे तो 2 ही शिष्य हैं, 2 ही मानस पुत्र हैं, एक नामोर सिंह और दूसरा शिवप्रसाद सिंह, और दोनों ही राजपूत हैं, दोनों में से कोई ब्राह्मण नहीं है। एक सफाई काम नहीं की, अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा दिए हालांकि, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से तुरंत 8-10 लोग साथ में इस्तीफा दे दिए थे। तो ये आरोप लगता है। आचार्य शुक्ल के जिंदा जी भी उन पर आरोप लगा, और जो डिपार्टमेंट में जैसे आचार्य विश्वनाथ मिश्र वगैरह थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको जवाब दिया जाना चाहिए। शुक्ल जी ने कहा कि नहीं, जवाब देना कोई जरूरत नहीं। मना कर दिया शुक्ल जी ने कि कोई जवाब नहीं देना चाहिए, कोई एक बात कह रहा है उसकी बात सुननी चाहिए। तो परिमापों से ये जो नए तथ्य और नई बातें निकल के आती हैं, जब अगला परिमाप बनता है तो उसमें इन बातों की भूमिका होती है, इनको ऐड किया जाता है, इनकी नोटिस ली जाती है, तब जाके तो फिर से अगला परिमाप बनता है। अब देखिए, जो बदलाव त्वरा के साथ हुए हैं उन पर थोड़ी सी दृष्टि जमाइए कि बदलाव क्या हो गया। जो शोध है वो एक पूर्वग्रह मुक्त अवधारणा है। ये हमारी सोच थी, हमारी सोच अब भी रहती है कि शोध में पूर्वग्रह काम नहीं करता। आपकी पंथ को लेकर के, प्रसाद को लेकर, निराला को लेकर, अज्ञेय को लेकर, धूमिल को लेकर, या आज की किसी कवि अरुण कमल को लेकर, राजेश जोशी को लेकर आप शोध करने में प्रवृत्त हो जाएं और पहले से ही तय कर लें कि हमको यही करना है और वैसे ही फैक्ट निकालने हैं जो कि हमारे उस निष्कर्ष का साक्षी बने, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शोध पूर्वग्रह मुक्त अवधारणा है, और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है। जो शोध होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है। पब्लिक स्फीयर का विषय होने के कारण ये विधेयात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि पब्लिक स्फीयर का विषय है शोध, इसलिए उसका पॉजिटिव होना अनिवार्यता है। विधेयवादी दृष्टि से ही शोध किए जाएंगे। अब शोधकर्ता जो होता था वो इस विधेयवादी दृष्टि से कुछ फैक्ट्स को ले लेता था, उसके कुछ वेरिएबल्स होते थे जिसको हिंदी में चर कहा जाता है। उन चरों के और वेरिएबल्स के आधार पर वो एक सिद्धांत तक पहुंच जाता था, और वो ताल ठोक के इस बात को कहता भी था कि आपका भी मन करे तो आप भी शोध करके देख लीजिए, निष्कर्ष यही आएगा। ये पक्का वो कहता था। ये कहने का साहस उसको किसने दिया? उस वैज्ञानिक प्रविधि ने दिया। वो जो साइंटिफिक विधि थी, टूल उसके पास था, वेरिएबल्स का या प्रविधि का, उस पर उसे विश्वास था। इस वजह से वो कहता है कि आप भी करके देख लीजिए, ये विधि है और ये इसका निष्कर्ष है, वही आपको मिलेगा जो मैं कर रहा हूं। लेकिन बाद में जो पाश्चात्य देश के लोग थे, उन्होंने ऐसे शोध और इस निष्कर्षों को जब देखा बाद में, तो उन्होंने कहा कि ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेक्षण करने वाला
और प्रेक्षण की प्रक्रिया, बस ये दो ही चीजें उपस्थित हैं। मुक्त वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं है। ये तो बधी बधाई सी चीज है। एक आदमी कुछ कर रहा है और कुछ खास टूल के सहारे कर रहा है, बस। इसलिए ये मुक्त वस्तुनिष्ठता नहीं है। इसकी ऑब्जेक्टिविटी जो है ये मुक्त नहीं है, ये तो बधी बधाई है। इस पर प्रश्न चिन्ह लग गए। उनका मानना यह था कि जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, उसकी प्रकृति में ही रिलेटिविटी होती है, वो दूसरे से जुड़ा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये किया है और इस टूल से किया है, बस निष्कर्ष यही है और ये अंतिम नहीं। दूसरा भी कुछ कर सकता है और तरीके से भी कर सकता है। उसकी रिलेटिविटी है, नॉलेज की रिलेटिविटी है और रिफ्लेक्सिव भी है, वो लचीला भी है, वो ठोस और कड़ा नहीं है। इसको लेकर आरोप लगाए। अब जैसे कि प्रेमचंद की एक कहानी है कफन, उदाहरण देकर मैं इस बात को समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैंने थियरी बताई। हो सकता है कि थियरी आप न समझ पाए हों, उदाहरण से बात को समझ जाए। प्रेमचंद की कहानी कफन आप सबने पढ़ी, और जिस कफन को हम सब पढ़ते थे तो अंतिम निष्पत्ति क्या होती थी? कफन कहानी पढ़ने के बाद अंतिम निष्पत्ति एक भावक के धरातल पर, एक पाठक के धरातल पर क्या मिलती थी? मिलती तो यही थी ना कि आग बढ़वाते बड़ी है आग पेट की। जो तुलसी ने थियराइज किया था कि बड़वाग्नि जो है, जो पेट की आग है, वो सारी संवेदनाओं पर भारी पड़ जाती है। यही हुआ था ना कि बाप और बेटे दोनों आलू भून रहे थे, और बाप इसलिए नहीं देखने जा रहा था पतोहू को कि बेटा आलू खा जाएगा, और बेटा इसलिए नहीं जा रहा था कि बाप आलू खा जाएगा, और उसी में उमर गई। और जब चंदा दिया गया गांव के द्वारा तो उसका जाकर के शराब पी लिए सब, और बाजार में वाह वाह करते घूमते रहे। अब जब दलित विमर्श आया तो दलित विमर्श ने क्या कहा उस कहानी को? उस कहानी को दलित विमर्श ने कहा कि लुम्फिनाइजेशन ऑफ द दलित है, ये दलितों का लफंगीकरण किया गया है, और ये कहानी किसी काम की नहीं। प्रेमचंद की 300 कहानियों में कफन का नाम मैं समझता हूं 70 साल 80 साल से शीर्ष पर था, और एक झटके में उसे धूल दूषित कर दिया गया। एक झटके में लुम्फिनाइजेशन ऑफ द दलित करके, ये दलितों का लफंगीकरण है। क्या दलित इतना लफंगा है कि कर्ज उसे मिले या उसे दान मिले या उसे चंदा मिले अपनी पत्नी के कफन के लिए, और जाकर उसका वो शराब पी जाए? क्या दलितों में इतनी सी भी संवेदना नहीं होती? इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञान रिलेटिव होता है। हमने जो समझा था 60 साल तक, वो यही तो समझा था ना कि पेट की, हमने नाइजीरिया में भी देखा था, एक मां अपने मरते हुए बेटे का मांस नोचकर खाने लगी, और ये चित्र वायरल हुआ पूरे विश्व में। अभी बेटा पूरी तरह मरा नहीं था, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था मां को कि बेटा किसी तरह जिंदा नहीं रह पाएगा, यदि मैं इसका मांस खा के बच सकती हूं तो बच सकती हूं। और मां ने ऐसा किया। इस चित्र को देखकर आप, हम या कोई दूसरा केवल एक ही आयाम में सोच सकता है क्या? 50 आयाम में सोचा जा सकता है। ज्ञान जो होता है, नॉलेज जो है, वो रिलेटिव है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए शोध करते समय हरदम। और ये भी कि ये कोई इस तरह की चीज नहीं है, ये बांस नहीं है, ये बेंत है। जो हमारा निष्कर्ष है वो बेंत है। इसमें झुकाव हो सकता है, और अच्छा शोधार्थी तो वही माना जाता है जो अपने शोध के अंत में अपनी कमियों की भी विवेचना कर दे कि मैं ऐसा ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, लेकिन मैं ऐसा कर न सका क्योंकि समय की मजबूरी थी,
या हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे। अच्छा शोध वही माना जाता है। तो एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आपका निष्कर्ष लचीला हो, और दूसरा जो आपका निष्कर्ष हो वो रिलेटिविटी उसकी बनी रहे। तो ये परिमाप में चेंज है, पहले के परिमाप में और अब के परिमाप में ये चेंज आया है। जैसे एक आधुनिक वेरिएबल आपने ले लिया, मॉडर्न वेरिएबल आपने ले लिया, मॉडर्न आपने चर ले लिया, मॉडर्निटी का कोई चर ले लिया, और पोस्ट मॉडर्निज्म का कोई व्यक्ति आए और उस पर अपना शोध करे, तो क्या दशा होगी? भाई हम जिसे मॉडर्न कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निटी उसे स्वीकार नहीं करती है ना। पोस्ट मॉडर्निटी तो हर चीज को इनकार कर देती है जो आधुनिकता में था, और अब पोस्ट ट्रुथ का जमाना है। अब तो एक परिमाप ये भी बन रहा है कि कौन कितना, पोस्ट ट्रुथ का मतलब ही होता है कि एक ऐसा जमाना जो ऐसे सिद्धांत पर चल रहा हो कि झूठ को इतने आकर्षक तरीके से बोला जाए कि उस सत्य से भी ज्यादा आकर्षक लगने लगे। ये पोस्ट ट्रुथ का जमाना है। तो अब तो जो पोस्ट मॉडर्निटी हमारी थी, जो उत्तर आधुनिक काल के परिमाप थे, हमें नहीं लगता कि इस पोस्ट ट्रुथ के जमाने में भी काम करेंगे। जो गांधीवादी मूल्य थे, जिन गांधीवादी मूल्यों के आधार पर सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, भाईचारे के आधार पर हमने तमाम कृतियों का मूल्यांकन किया। अब भवानी भाई का मूल्यांकन करना हो, भवानी प्रसाद मिश्र का मूल्यांकन करना हो, तो आज भी हमें लगता है कि जो गांधीवादी मूल्य हैं, उन मूल्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन इवोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन आप मूल्यांकन करके करोगे क्या? क्या वो लोक मंगल के उपयुक्त होगा? आपने तो मूल्यांकन कर दिया, चलिए आपको पीएचडी मिल गई, क्या वो लोक मंगल के भी उपयुक्त होगा? और यदि लोक मंगल के उपयुक्त नहीं होगा तो आपका शोध 2 कौड़ी का है। जब समाज से उसको कोई फायदा नहीं, समुदाय को उसका कोई फायदा नहीं, क्या ये आज मूल्य जीवित है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल भी आगे कर दें? कि एक मूल्य कोमा में चला गया है? हमें तो ऐसा लगता है कि मूल्य इस समय कोमा में है। कोमा से कोई व्यक्ति बाहर भी आ सकता है, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इतना रिफ्लेक्स इसमें है कि कोमा का व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। गांधीवादी मूल्य पुनः पुनर्जीवित हो सकते हैं, पहले से ज्यादा स्वस्थ रूप में आ सकते हैं। ये फिलहाल तो दिक्कत है। पहले के जितने भी स्त्रियों पर आधारित कहानियां थी, उपन्यास थे, आज जो स्त्री विमर्श आया है, क्या उस स्त्री विमर्श के पैमाने पर इसी तरह देखा जा रहा था उन कहानियों को? कृष्णा सोबती की कहानियों को, उसकी बोल्डनेस को क्या आप पहले स्वीकार कर पाते थे? केवल बालिका हमारी मनोरम मित्र थी, ये पंत ने कहा था, एक पंक्ति, और शुक्ल जी जैसे लोग डंडा लेके खड़े हो गए थे कि बालिका तुम्हारी मनोरम मित्र थी तो उसका ढोल पीटोगे?